ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जो कि हम लोग जिसमें लाइव जूम क्लासेस करते हैं और जो टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट वे में आपका रोल कर रहा है, जो कि यूनिट आपका 6 है। 6 में रिसर्च है आपकी, रिसर्च है जो कि फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। यहाँ पर दोनों में कॉमन है। अभी तक हम लोगों ने कल की डेट में सिलेबस अपना सिलेबस अगर हम उठाकर देखते हैं तो सिलेबस की पार्टी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है। तो सिलेबस लेकर आते हैं तो फिर देखते हैं कहाँ तक हुआ है। ठीक, सिलेबस लेके आ रहे हैं। सिलेबस में हम लोग क्या चीजें डिस्कस कर ली है। सिलेबस में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कल डेट में हम लोगों ने देखा था आपका ऑर्डिनल नॉमिनल रेशियो और आपका इंटरवल, ये चार हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे डाटा क्वालिटेटिव डाटा डिस्क्रिप्टिव चीजें देखेंगे। उससे रिलेटेड यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग को मिलेगा उन टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उन सब चीजों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी ना? हाँ बोलिए सर। आज आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। मेरी आवाज नहीं को आ रहा क्लियर है। नहीं है। हाँ सर। यस, अब सही आ रही है आवाज? हाँ सर, अभी सही आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्वांटिटेटिव हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग के सिलेबस में क्वांटिटेटिव डाटा डिस्क्रिप्टिव जो दिया है उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव डाटा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस है, सॉरी क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। आंकड़े हमेशा केवल और केवल मात्रात्मक रूप में हम लोग को प्राप्त होते हैं, जिसमें कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज सिंपली अ सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्राइबिंग सिंथेसाइज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग क्वांटिटेटिव डाटा। कहते हैं कि सांख्यिकी केवल मात्रात्मक डेटा का वर्णन करने के लिए, संश्लेषित करने के लिए या फिर उसका क्या कहते हैं विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए इन सभी प्रक्रियाओं का एक सेट होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डाटा की बात अगर हम करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव डाटा आपका ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका आता है यहाँ पर। ठीक है, ये इतनी चीजें यहाँ पर होती हैं हम लोगों की। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें। तो सबसे पहले ये हुआ कि जो आपका क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करना है तो इसमें जितनी भी चीजें सब स्टैटिस्टिकल पोर्शन में ही आपको मिलकर मिलेंगी आपको, और स्टैटिस्टिकल पोर्शन में ही हम लोग को देखना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? डाटा एनालिसिस में सबसे पहला आता है आपका डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस आता है। क्या आता है? ये आपका आता है डिस्क्रिप्टिव ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आता है आपका। डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव डाटा
एनालिसिस आता सर है। ये क्वांटिटेटिव डाटा और डिस्क्रिप्टिव डाटा अलग है या सेम नहीं, है? क्वांटिटेटिव डाटा के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस आता है आपका। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा के अंतर्गत आपका डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस आता है। तो डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस पहला पॉइंट हम लोग में है कि डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे उसके बारे में कि क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है। तो पहला कहता है कि डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस, कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ डाटा लिमिट्स जनरलाइजेशन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अब देखिए क्या कह रहा है कि डेटा का वर्णन विश्लेषण, कह रहा है कि डेटा का वर्णनात्मक विश्लेषण देखे गए व्यक्तियों के एक विशेष समूह के लिए सामान्यीकरण को सीमित करता है। मतलब कोई एक विशेष समूह, मतलब क्या कहते हैं इंडिविजुअल, कहते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप में क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक ग्रुप होगा, ठीक, एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप की कोई इंडिविजुअल क्या होगी, तो उसको इंडिविजुअल ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, विशेष रूप से उसको देखेंगे। तो उसमें कोई ना कोई हम लोग को क्या होगी, स्पेशलाइजेशन, उसमें व्यक्तिगत रूप से उस समूह की एक विशेषता होगी। कोई भी समूह होता है तो उस समूह में जो समूह बनता है उस समूह की एक अलग विशेषता होती है। कहते हैं कि वो समूह बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, कोई मैकेनिकल में अच्छा काम करता है, कोई टेक्निकल में अच्छा काम करता है, कोई आर्टिस्ट में अच्छा काम करता है, तो वो सब ग्रुपिंग वाइज में बनते हैं आपके। ठीक, तो ये कह रहा है कि पर्टिकुलर ग्रुप एक लेते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप लेते हैं, मतलब ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप का मतलब विशेष समूह एक लेते हैं। विशेष समूह के लिए यहाँ पे कहते हैं कि क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन, कह रहा है कि लिमिट्स जनरलाइजेशन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे और उसके साथ हम यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की यहाँ पर बात हम करते हैं कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई आपका पर्टिकुलर ग्रुप होगा, पर्टिकुलर ग्रुप का हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। फिर इसमें कहता है कि नो कंक्लूजन एक्सटेंड बियॉन्ड दिस ग्रुप एंड एनी सिमिलरिटीज टू दोज आउटसाइड द ग्रुप कैन नॉट बी अज्यूम्ड। कहता है कि इस समूह से परे कोई और निष्कर्ष नहीं है और समूह के बाहर के लोगों के लिए कोई समानता नहीं मानी जा सकती। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, इसकी एक विशेषता जो होती है, इन लोगों की एक व्यक्तिगत विशेषता होती है, व्यक्तिगत विशेषताओं की वजह से इनका एक ग्रुप बना होता है और इनका सामान्यीकरण इनके जैसे लोगों से मिलने से ही हम इनको बारे में बताएंगे। अगर इससे बाहर कोई मिलता है तो उसको जो है इस समूह में नहीं रखेंगे। तो कुल मिला के लिमिट की बात करता है, किसकी बात करता है, कहता है कि लिमिटेड जनरलाइजेशन, मतलब सीमित सामान्यीकरण करेंगे। मतलब क्या करेंगे, इन लोग का लिमिटेड जनरलाइजेशन, लिमिटेड जनरलाइजेशन करने की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पहला पॉइंट यहाँ पर ये हुआ। फिर इसमें कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस में कहते हैं कि इसमें जैसे आपको पता कर रहा हूं तो इसमें और क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। ठीक, तो इसमें और क्या क्या, जैसे इसमें कहता है कि द फर्स्ट एस्टिमेट एंड समराइजेस अरेंज इन टेबल्स एंड ग्राफ्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव। कहता है कि सबसे पहले इसमें अनुमान करेंगे और सारांश, मतलब इसमें क्या करें, एस्टिमेट एक अनुमान बनाएंगे और उसका सारांश बनाएंगे, मतलब तालिकाओं और रेखांकन में व्यवस्थित उद्देश्यों को पूरा करें। मतलब कुल मिला के ऑब्जेक्टिव्स आपके होंगे। मान लो कोई ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, कोई उद्देश्य है आपका, जिस उद्देश्य से आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले टेबल बनाओगे। ठीक, टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें आप अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, उसमें अरेंज करेंगे, उसको अरेंज। टेबल कैसे बनेगा, टेबल में आप मान लो ग्राफ्स बना रहे हो, क्या बना रहे हो, टेबल बनाया, टेबल के साथ साथ आपने ग्राफ बनाए।
ठीक, ग्राफ आपने देखा होगा जब कभी मार्केट उतरता है या चढ़ता है तो उसमें क्या होता है, आपके कभी कभी ग्राफ बनाए जाते हैं, कभी कभी टेबल बनाया जाता है। तो ये मार्केट का जब शेयर मार्केट उतरता है चढ़ता है तो इसमें क्या होता है, हमेशा जो है इनका एम होता है कि डेटा, किसी भी डेटा को टेबल के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से आपको शो करें। ठीक, तो यहाँ कहते हैं कि डेटा में परिवर्तनशीलता या अनिश्चितता के बारे में जानकारी हमें मिलती, कहते हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबिलिटी और अनक्रेडिबिलिटी इन द डाटा। कहते हैं कि जब कभी हम टेबल देखते हैं या ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ भी आपका क्या बनता है, मान लो पहले वाले में ऐसे बना, दूसरे वाले में ऐसे बना, तीसरे वाले में ऐसे, जब ये ग्राफ ऐसे दिखता है तो इनमें क्या परिवर्तनशीलता हमें दिखाई देती है। ये टेबल्स है, टेबल्स में जब आपका बनता है ऐसे, ठीक, टेबल्स में जब ऐसे बनता है तो यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, तो कभी यहाँ पे 4 हो गया, तो ये टेबल उतरता चढ़ता रहता है, इसीलिए इसको बोला वेरिएबिलिटी, मतलब परिवर्तनशीलता हमेशा आंकड़ों में हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। समझ में आया इतना, इतने पॉइंट समझ में आए बताओ। यस सर। ठीक, जब इतनी पॉइंट समझ में आए तो ये बताते हैं कि इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस के अंदर कितने मेजर्स, कहते हैं कि इसको कितने मेजर्स में बांटा गया है। तो इसमें 3 टाइप्स के, 3 या 4 आपको बताए गए आपके सिलेबस में, जो 3 या 4 में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका सेंट्रल टेंडेंसी आती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है, सब जितने भी है सब आपके डाटा से रिलेटेड ही आपकी बात करेंगे, कहीं अलग नहीं जाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो बताओ सबसे पहले आता है, पहले पॉइंट में आपका आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या आता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आपका आता है, ठीक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हिंदी में क्या होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है। फिर आपका दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा होता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या होता है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, वेरिएबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तनशीलता की माप। क्या बोलते हैं, परिवर्तनशीलता की माप हो गई आपकी ये। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा जो आता है, तीसरे को बोलते हैं मेजर ऑफ, आपका क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी वेरिएबिलिटी हो गई। और फिर आता है आपका फिड्यूसी लिमिट आती है आपकी। क्या आती है, फिड्यूसी लिमिट आता है आपका। तीसरा आता है वेरिएबिलिटी हो गई। ठीक है, वेरिएबिलिटी का फिड्यूसी लिमिट आता है। फिड्यूसी लिमिट्स आती है आपका, फिड्यूसी लिमिट आता है। और चौथा जो आता है, फिड्यूसी लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, विश्वासाश्रित सीमाएं होती इसकी। क्या होता है, आपका क्या होता है ये, विश्वासश्रित सीमाएं। ठीक, विश्वासश्रित सीमाएं होती है आपका। फिर इसके बाद आपके जो सिलेबस में दिया है, और चौथा दिया है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा।
क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आता है, जिसको बोलते हैं कि डाटा की रेखा चित्रात्मक प्रस्तुति। डाटा की रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। ठीक, प्रस्तुतिकरण इतना आपके सिलेबस में आता है। आपके क्लियर है? इतने पॉइंट्स लिखो जरा इसको। लिख लिया इतने पॉइंट्स? चलो ठीक है। अब यहाँ पर अब हम लोग वन बाय वन इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कितनी मापें होती हैं कुल मिला के बताओ? जैसे सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम देखते हैं तो ये होता है आपका एक रेखा होती है, इसमें जो बीच का जो भाग होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है, इसी को सेंट्रल टेंडेंसी के आधार पे हम शो करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा? सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी की परिभाषा क्या होगी बताइए? हेलो, यस सर। हाँ बताओ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? मैं सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है बताओ? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें कहता है, इसमें अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो छोटी सी एक लाइन है, उसको याद रखिए। जब ढेर सारे संख्यात्मक मानों को हम, ठीक है, जब कई सारे संख्यात्मक मानों को जब एक मान में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब ढेर सारे आंकड़े आपको दिए, उन ढेर सारे आंकड़ों को किसी एक जगह रख दिया जाता है, एक जगह रख के बताया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होते? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। कहते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इंडिकेट्स that present a typical score among a group of squares। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है यह सूचकांक या सूचना देती है कि समूह के बीच एक विशिष्ट स्कोर का प्रतिनिधित्व कैसे करें। ठीक है, इसमें कुल मिला के तीन आपकी होती हैं। तीन कौन कौन से? सबसे पहला मीन होता है आपका, दूसरा क्या होता है? मीन के मीडियन होता है, और तीसरा क्या होता है आपका? मॉड होता है आपका। ठीक, आंकड़ों का बंटवारा ऐसे ही करते हैं, इसी के आधार पे हम आंकड़ों का बंटवारा करते हैं आपका। ठीक है, आंकड़ों का बंटवारा इसी के आधार पे करते हैं हम लोग। ठीक है, विश्वसनीयता के आधार पे देखेंगे। सबसे यहाँ पर ये मीन है, मीन का मीडियन है, मीडियन का मॉड है, ये तीन आपके शो होते हैं, बताते हैं आपके। तो मीन क्या होता है सबसे पहले बताओ? मध्यमान क्या होता है? हेलो, मीन के बारे में हम बात करें तो मीन क्या होता है? मीन का फॉर्मूला आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना। मीन बराबर क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, जिसको हम लोग मध्यमान बोलते हैं या औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है यहाँ पर। मतलब क्या होता है? इसमें ढेर सारी पॉपुलेशन होती है। इसमें कहता है कि माध्य या मध्यमान किसी भी बारंबारता वितरण के केंद्र बिंदु को बताता है। मतलब मीन को आप लिखोगे, यह जो है
इस रेखा पर कोई भी बंटवारा होता है, बारंबारता में होती बंटवारा, किसी एक संख्या का एक से अधिक बार आना आपकी बारंबारता कहलाती है। तो जब कभी बारंबारता वितरण के जो वितरण होता है, जो फैलाव होता है, उस फैलाव को जब केंद्र बिंदु पर बनाते हैं तो वो आपका मध्यमान होता है आपका, ठीक है। मध्यमान या इसी को मध्यमान बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर हम बोलेंगे हिंदी में इसको बोलेंगे मध्यमान, इसी को बोलते हैं माध्य बोलते हैं हम लोग, इसी को हम औसत बोलते हैं हिंदी में, ठीक। ये तीनों चीजें हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, इसको क्लियर। ठीक है, अब आ रही है, अब आया वीडियो, बताओ वीडियो अब आ रहा सही से? हेलो सर। हाँ ठीक है, हेलो, ओके। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी चीजें हो गई आपकी। तो मीन की बात हम कर रहे हैं, तो मीन को हम मध्यमान बोलते हैं, माध्य बोलते हैं और औसत बोलते हैं। इसकी परिभाषा हम क्या कहेंगे, यह गणितीय और जो भी संख्याएं दी होती हैं उनका हमें औसत निकालने के लिए हम मध्यमान का प्रयोग करते हैं। मध्यमान का प्रयोग हम कब करते हैं, कुल संख्याओं का योग करते हैं और कुल संख्या जितनी होती उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है आपकी, ठीक है। ये पहला होता है। इसको आप ऐसे भी दिखाते हो, इसको मतलब कुल मिला के साधारण तौर पे आपका यही होता है, ठीक है, मध्यमान होता है आपका। फिर इसका आता है मीडियन। मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलती है, माध्यिका या मध्यांक बोलते हैं। मध्यांक होता है या फिर माध्यिका होती है, मध्यांक या माध्यिका होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी बात हम क्या करते हैं, इसमें क्या आता है कि श्रेणी के, कह रहा है कि श्रेणी के मध्य, मतलब जो आपकी कैटेगरी बनेगी, कैटेगरी के मध्य बिंदु को निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि मध्य बिंदु में केंद्रित होता है ये, मिड पॉइंट में, मतलब प्राप्तांकों के बीच जो है अंतर होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब प्राप्तांक जो है, प्राप्तांकों के बीच चाहे जितना डिफरेंस हो, हमें उससे नहीं मतलब है। ये कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला प्राप्तांक मध्यमान होता है। एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन होता है, तो मीन नहीं होता आपका, मीडियन होता है। मीडियन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका लिखेंगे, फॉर्मूला किसी को याद है बताओ, md बराबर जिसको लिखते हैं n+1 d बराबर n+1/2 और 1/2 वहां पद होता है आपका, फिर 1/2 वहां पद होता है आपका, ये होता है। और सम विषम ये सब इसी में आपका आ जाएगा आपका। क्लियर है, बताओ ये होता है। फिर इसके बाद एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉड का पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मॉड वाला। मॉड क्या होता है, मॉड होता है कि जब एक अंक की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे हम मॉड के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हम लोग बहुलांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलांक बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या पूछा गया, MO = 3MD -2M, ठीक है, -2M होता है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ना तो ये पूछा जाता है ना ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा केवल यही पूछा जाता है। इसको याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। हेलो, यही वाला जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हेलो, हाँ बोलिए सर 3m-2m 3 मीडियन -2 मीन अपॉन 2 नहीं होता सर, अपॉन 2 नहीं होता, अपॉन 2 तो नहीं पढ़ा आपने। इसको एक जगह देख लेते हैं, फिर अगर आप कह रहे हैं तो एक जगह और मैंने लिख रखा है, उसको भी हम देख लेते हैं। आपकी बात को हम रखते हैं और उसको भी हम चेक करते हैं।
पता नहीं सर, मुझे लगता है जैसे याद आ रहा है। नहीं हम देख लेते हैं। नहीं, अपॉन 2 नहीं होता है, सॉरी अपॉन 2 नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मूला यही आता है आपका 3 मिलियन। हाँ। अच्छा 3 मिलियन माइनस 2 हाँ, ये आपका पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है आपका। किसका? पीजीटी का जी फेवरेट सर। क्वेश्चन है ये, पीजीटी बहुत पूछा जाता है आपका। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसे मतलब सॉल्व करने के लिए भी आया कि बस ये क्वेश्चन बस केवल क्वेश्चन पूछता, सॉल्व करने के लिए नहीं आता, क्योंकि इनके सवाल जो है कम से कम 5 मिनट लेकर जाते हैं। तो 5 मिनट का समय ना, एक क्वेश्चन को 5 मिनट का समय देते ही नहीं, क्योंकि आपको टोटल 2 घंटे में आपको 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। मतलब कि 3 घंटे में कितना हुआ, 6×6=18, मतलब 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो 5 मिनट इसको दे नहीं सकते। ठीक, तो ऐसे ये डिवाइडेशन करते हैं हम लोग। सर हाँ बताओ। हेलो सर, इन तीनों को मतलब बता दीजिए पूरा। क्या बोला है, फिर से बोलो। सर इन तीनों को पूरा बता दीजिए। कैसे पूरा बता तो रहे हैं। मीन मीडियन मॉड, इसका फार्मूला लिखो, बस इतना ही आता है एग्जाम में ना। और इससे ज़्यादा आपके इससे ज़्यादा और आपको क्या बताएं, क्योंकि इसमें और ज़्यादा आता नहीं है, और ज़्यादा इसको ज़्यादा लंबा इसके सवाल बताएंगे तो सवाल ही बता सकते इसको समझाने के लिए, या इससे कुछ पॉइंट है, इसके कुछ पॉइंट लिख दो, इसके कुछ पॉइंट है वो लिख दो। चलो हम बोल दे रहे हैं। पहले मीन में लिखो माध्य वितरण में, लिखिए मीन में, लिखिए मध्यमान, लिखिए मध्यमान वितरण में, लिखिए मध्यमान वितरण में किसी अंक में, मध्यमान वितरण में किसी अंक में परिवर्तन होने पर मध्यमान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, मध्यमान में भी परिवर्तन होता है, लिख लिया। अब लिखो मीडियन में, लिखो जरा इसमें मीडियन में एक पॉइंट लिख लो, लिखो, लिखिए प्राप्तांकों के बीच, लिखिए प्राप्तांकों के बीच अंतर होने पर, लिखिए प्राप्तांकों के बीच अंतर होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर इसमें मध्यमान, ये मध्यांक पे लिखो एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति को, केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी को या केंद्रीय प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा, केंद्रीय प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला प्राप्तांक मीडियन है या मध्यांक है या माध्यिका है, जो लिखना हो लिख लो। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट, अब मॉड में लिख लो, मॉड में मेन लाइन लिख लो, मॉड लिखो, देखिए जब एक अंक की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जब एक अंक की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो हम उसे आभासी बहुलांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी बहुलांक बोलते हैं। पहला पॉइंट। इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, देखो जब दो अंकों की आवृत्ति हो, जब दो अंकों की आवृत्ति होती है, ठीक है, जैसे मान लो आवृत्ति का मतलब जैसे एक आया, फिर 2 3 4 5, फिर एक आया, फिर 6 7
फिर 8, फिर 1 आया। तो ये देखो 1 की आवृत्ति 1 से अधिक बार आ रही है ना, इसको बोलते हैं आभासी बहुलांक बोलते हैं। लेकिन यहीं पर कह दिया जाए कि अब जो है यहाँ पर इसको चेंज कर दो, कहा जाए कि 1 आया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आया, फिर यहाँ पर 1 आया। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 2 अंकों की आवृत्ति जो है कई बार हो रही है, 2 बार हो रही है, या 2 से अधिक बार जब आए तो उसे जब 2 अंकों की आवृत्ति जो होती है जब अधिक बार आती है तो उसे हम बोलते हैं द्विबहुलांक। क्या बोलते हैं? द्विबहुलांक बोलते हैं। हाँ सर, मोड 3 प्रकार के बहुलांक बोलते हैं। देखिए जब 2 अंकों की आवृत्ति होती है, जब 2 अंकों की आवृत्ति होती है तो उसे द्विबहुलांक बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। अब फिर नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखे, देखिए 2 या उससे अधिक अंकों की, देखिए 2 से अधिक अंकों की आवृत्ति को हम बहुबहुलांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, 2 से अधिक अंकों की जो आवृत्ति होती है उसे बहुबहुलांक बोला जाता है उसे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम बहुबहुलांक बोलते हैं जब 2 से अधिक अंकों की आवृत्ति होती है। जैसे आप एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं कैसे कि जैसे मान लो 2 3 4 फिर 2 3 4 फिर 2 3 4, ऐसे कंडीशन जब आपकी बन जाएगी तो 2 से अधिक बार आ रहा है, मतलब 1 2 3, ये 3 अंकों की आवृत्ति एक बार ये 2 ये हुआ, 3 बार ये हो गया। तो ऐसे जब आवृत्ति होती है तो इसको हम बोलते हैं बहुबहुलांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुबहुलांक बोलते हैं इसको हम। ठीक है, मतलब कि याद रख सकते हो कि कोई अगर आपको एक थप्पड़ मारता है, एक ही गाल पे एक थप्पड़ बार बार मारना है, एक थप्पड़, तो हम उसे बोलते हैं आभासी बहुलांक बोले। लेकिन जब दोनों गालों पे थप्पड़ पड़े बार तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विबहुलांक बोलते हैं। अब ये है कि दोनों थप्पड़ के साथ साथ लात भूसा सब कुछ चलने लगे तो उसे बहुबहुलांक बोलते हैं। ऐसे भी इसको याद कर सकते हो ना, ये तरीके होते हैं याद करने के। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताओ। जी सर। हाँ, ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे हैं, इसको याद कर लो। तो इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? बताओ। अब इसको आता है क्वेश्चन इनको श्रेष्ठता के क्रम में कि सबसे बड़ा कौन है, इनके श्रेष्ठता के क्रम में आप इसको ऐसे लिखोगे। चलो, इसके सबसे पहले कौन आएगा? मीन आएगा, फिर आपका मीडियन आएगा, फिर आपका मॉड आएगा आपका। ठीक है, लेकिन केंद्रित प्रवृत्ति की माप को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला प्राप्तांक भी मीडियन होता है आपका। क्लियर है पॉइंट? अब ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं? तो ये विश्वसनीयता के आधार पर है, किसने? रिलायबिलिटी के आधार पर है। रिलायबिलिटी के आधार पर इनके कैटेगरी को बताया गया, डिफाइन किया गया है आपको। क्लियर है पॉइंट? बताओ सबको। जी सर, क्लियर है सबको? बताइए भाई। जी सर। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एक आता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है जिसको हम बोलते हैं चतुर्थक विचलन। क्या होता है? चतुर्थक विचलन होता है आपका। इसको साफ कर दे तब बताएं उसको। एग्जाम में काफी पूछा जाता है ये। आप जब बीएड एमएड करोगे तो एमएड में भी आपका आएगा। जो लोग एमए इन एजुकेशन करते हैं उनके में भी आता है, तो उन लोगों में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है चतुर्थांक विचलन का। Q इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यही आपका फॉर्मूला बार पूछा जाता है। बस क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन होता है ये।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कहता है कि एक माध्यिका किसी दिए गए डेटा सेट जो पहले से ही क्रमबद्ध है को समान रूप से दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। कहता है ए median divided a given data set which is already sorted into two equal halves. Similarly the क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है? क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन? हम बात करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक। क्वार्टाइल डेविएशन हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? चतुर्थक विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन होता है। इसकी एक लाइन याद रखना है, लिखेंगे विचलन का मतलब होता है हलचल, जब उसमें कोई परिवर्तन होता है तो विचलन का मतलब होता है परिवर्तन। अब इसमें कहता है कि विचलन के मापों में जब कभी जो है वितरण के 75% तथा 25% प्राप्तांकों के बीच अंतर का मान निकालकर दूसरा आधा कर दिया जाता है। मतलब कि ये जो है Q3 यहाँ पर जो होगा यह 75% होता है और Q1 जो होता है ये 25% होता है। क्वेश्चन जो है अब जो है ये फॉर्मूला नहीं पूछता है, अब पूछता है कि Q3 क्या है और Q1 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको नहीं पूछता, क्वेश्चन आप सीधे सीधे यही पूछता है। ठीक है, अब चतुर्थक विचलन आपको एग्जांपल दे दिया, कहा गया कि जब कभी भी वितरण के 75% तथा 25% प्राप्तांकों के बीच अंतर निकालकर उसको 2 से भाग दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका चतुर्थक विचलन कहलाता है। चाहो तो आप लिख सकते हैं, को बताओ समझ आ रहा है? बताओ। जी सर, इसका कुछ एग्जांपल दे दीजिए। क्या हो गया सर? इसके मतलब किसी एग्जांपल पे इसे समझा। इसका एग्जांपल तो नहीं, इसका क्यों सवाल आएगा तभी बताएंगे ना। अब इसमें ये होता है 75वां भाग लिया जाता है। Q3 का मतलब 75वां भाग होता है, Q1 का मतलब 25% होता है आपका। ठीक, क्वेश्चन के लिए यही पूछा था, कोई एग्जांपल इसमें नहीं दे दिया था ना पूछा जाता है एग्जाम में। सर तो ये हमेशा मतलब Q3 का मतलब 75% होता है और ये फिक्स्ड वैल्यू है आपकी। ठीक है, हाँ ये फिक्स्ड वैल्यू है। एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जाता है बस, और पूछे तो सवाल आएगा, सवाल पूछेंगे नहीं। तो सर इसका एक सवाल कोई बता दीजिए, मतलब क्या किस टाइप का आता है? क्या हो गया? इसका कोई सवाल बता दीजिए। न्यूमेरिकल जब देखिए अभी नहीं, जब न्यूमेरिकल जिस तरह पूरा का रिसर्च खत्म हो जाएगा तो 2 दिन में हम पूरे के पूरे न्यूमेरिकल कराएंगे। उस न्यूमेरिकल में क्वार्टाइल डेविएशन के भी हम सवाल करा देंगे। ठीक है, मीन मीडियन मॉड के अगर कराएंगे तो कम से कम उसे 15 से 20 मिनट लगता है, और इसको भी निकालेंगे समय थोड़ा लगता है ना, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ग्राफ बनता है आपका, टेबल बनती है, सॉरी ग्राफ नहीं टेबल बनता है आपका। क्लियर? इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है आपका। क्लियर है पॉइंट? फिर इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसडी। ठीक, एसडी क्या होता है? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं मानक विचलन। क्या बोलते हैं? मानक या प्रामाणिक विचलन होता है। ठीक है, मानक या प्रामाणिक विचलन होता है। इसमें क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको बोलते हैं सिग्मा। इसको जो ना बराबर होता है इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट x² n होता है आपका। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू, इसको वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं।
ठीक, इसको सिग्मा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा होता है आपका, तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है यहाँ पर। यहाँ ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है, बताओ। जी सर। हाँ, ये होता है। अब इसके हो जाता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस मींस होता है आपका क्या होता है वेरिएंस मींस? वेरिएंस मींस होता है फैलाव या प्रचार। इसमें कहता है कि वेरिएंस, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। वेरिएंस, इसको साफ करते हैं ना सर, रेंज नहीं होता, आप ये डेविएशन पढ़ा रहे हैं ना, डेविएशन। हाँ, डेविएशन, सॉरी डेविएशन हो पढ़ा रहे थे। डेविएशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। मीन डेविएशन होता है, मीडियन डेविएशन होता है, आपका मॉड डेविएशन होता है, और क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। इतने मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक, अब पढ़ाते हैं वेरिएबिलिटी। हाँ बोलिए सर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी के 3 होती हैं, वो आपने पढ़ा दिया, मीन, मीडियन, मोड। और फिर डेविएशन 4 होते हैं, जिसमें से रेंज होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, एवरेज डेविएशन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये 4 इसके होते हैं डेविएशन के। हाँ, पता नहीं सर, मेजरमेंट में तो हम लोगों को यही पढ़ाया बस। हाँ, नहीं आप सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें जो जो पॉइंट दिया जा रहा है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं पूरे के पूरे ना। अच्छा सर, ये रेंज इसमें नहीं होता है, इसमें अपने नेट में रेंज नहीं बता देंगे अभी ना। अभी सबसे पहले अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले हम लोग वेरिएंस की बात करेंगे जी। ठीक, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वेरिएंस को क्या बोलते हैं लोग, बताओ। हेलो, बोलो बोलो। जी सर, बोलिए। वेरिएंस मतलब सर फैलाव या चर, क्या आप कहते हैं? हाँ बोलो, आप बता रहे। अरे इसको तो चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, चलो बताते हैं अभी। इसमें आपका जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस मींस होता है, कहता है कि जो विचरण को अंकों के बीच प्रसार की मात्रा के रूप में जब हम परिभाषित करते हैं तो कि इसकी क्या मतलब कुल मिला के इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी बताते हैं, तो तब इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कोई स्कोर है, इसको कहता है कि वेरिएंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्प्रेड अमंग स्कोर की बात करता है। कहता है कि यदि विचरण छोटा है तो स्कोर एक साथ करीब हो सकते हैं, मतलब आगे पीछे थोड़ा नियर अबाउट। कहते हैं कि इफ द वेरिएंस इज स्मॉल द स्कोर आर क्लोज टुगेदर की बात। फिर कहता है कि यदि, कहता है कि इफ इट इज लार्ज द स्कोर आर मोर स्प्रेड आउट, कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएंस is quick, simple, because it is a summary static showing on average how far each score is for the means। इसमें कहता है कि प्रसरण की, हाँ इसमें कहता है इसको हम लोग प्रसरण बोलते हैं।
फिर क्या बोलते हैं, प्रसरण बोलते हैं हम लोग इसको। कहते हैं प्रसरण की गणना जो है काफी सरल होती है। क्यों? क्योंकि यह एक जो है आंकड़े को दिखाता है, जो आंकड़े को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इसमें जो है कुल मिला के औसत के रूप में हम किसी भी चीज के बताते हैं। मतलब इसमें जो है हम औसत का प्रयोग करके हम इसके मान को बताने का प्रयास कर सकते हैं, वेरिएंस का प्रयोग। ठीक है, वेरिएंस का प्रयोग हम कब करते हैं, औसत के रूप में। उदाहरण जैसे आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके पास जो है 5 छात्रों को पढ़ने के प्राप्तांक है। आपके पास मान लो 5 प्राप्तांक है। 5 प्राप्तांक क्या होंगे, जैसे मान लो 35 है, 25 है, 35 25 क्या, फिर आपका 30 आया एक बच्चे का 40 आया, और एक बच्चे का मान लो फिर 30 आया। तो ये 5 बच्चे हैं, एक। अब इनका प्रसरण निकालना है। ठीक है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का माध्य से अंतर निकालेंगे। अब माध्य क्या है आपका, अब माध्य देख लो इसका। ठीक है, इसका माध्य क्या होगा आप बताओ। इसका माध्य अगर हम देखेंगे तो माध्य जैसे मान लो माध्य इसको यहाँ पे 30 से 32 कर दो, जैसे 32 कर दो तो माध्य मतलब बीच में जो होगा उसी को हम देख लेंगे। माध्य कैसे निकालोगे, इसका माध्य से अंतर हो जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ पे 30 लो, 30 है, इसका माध्य निकालना है तो माध्य कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ो जरा। आपका 35 और 25 कितना हो, 40 50 60 ये हुआ, 60 और 30 आपका 90 और 40 आपका कितना हुआ, 130 और 60, 130 और 30 कितने हुए, 160। मतलब 160 में से आप जो है 1 2 3 4 5 से डिवाइड करो। 5 5 1 15, 1 इधर गया, 5 दूनी 10, तो कितना आया 32। यही आपका जो 32 आया ना, आप इसके टेबल बनाओगे तो पहले वाले बच्चे के लिए आपका 35 में से 32 आप घटाओगे। फिर दूसरा वाला बच्चा है, इसमें क्या है आपका, ये 25 है, 25 में से आप 32 को घटाओगे। ठीक है, फिर तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला जो है आपका 30 है, 30 में से 32 आप घटाओगे। फिर आपका चौथा वाला जो होगा, चौथे वाले में क्या करोगे, 40 है, 40 में से 32 आप घटाओगे। फिर पांचवा वाला क्या है, पांचवे वाले में जो आपका 30 है, 30 को 32 से आप घटाओगे। जब ऐसे आप करोगे तब यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। बताओ यहाँ पर क्या निकल रहा है, 35 में 32 गया, 3 बचा। अब क्या है, 25 में से आपका निकल कर जाएगा 32, तो कितना आएगा आपका, 7 आएगा आपका। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पर आपका। फिर यहाँ पर कितना आएगा आपका, 7 आएगा यहाँ पर आपको, 7 तो 8 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आएगा आपका, 2 आएगा यहाँ पर। क्लियर, तो यहाँ पर ये आपके स्कोर्स आते हैं। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट, बताओ। हेलो, समझ आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। हमने घटाए, हम सेंटर टेंडेंसी की क्या होगी तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल और लार्ज की बात होती है, यहाँ पर आपकी स्मॉल और लार्ज की बात होती है। तो यहाँ पर आप माइनस नहीं लगाए, माइनस लगाओ। जैसे 25 में 32 है तो माइनस के 7 बचेंगे। यहाँ 30 में से 32 जाए तो माइनस के 2 हो जाएंगे, यहाँ आपके प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। जब ये कंडीशन रहेगी तो ऐसी चीजों को हम निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपको वैल्यू निकाल ली। अब क्या होता है इसमें से, क्लियर है इतने पॉइंट, बताओ। यहाँ तक इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालने का पूरा हम लोग वर्क करते हैं। आप बताओ, क्लियर है पॉइंट। हेलो हेलो, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बताओ सभी लोग। हेलो, हाँ क्लियर है यहाँ पर कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं। वेरिएंस में हम औसत निकालकर तब जाके उसको घटाकर करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच प्रसरण हुआ, फैलाव को हम बताते हैं। निकालना पड़ेगा क्या चीज, या बस यहीं तक हो जाएगा? नहीं, ये निकालने का तरीका है कि दोनों संख्याओं के बीच फैलाव कितना है। तो 3 अंकों का फैलाव है, मतलब इनमें अंतर देखते हैं हम लोग।
ठीक है। सर सिर्फ फैलाव देखेंगे और इसको मतलब ये नहीं मानेंगे कि बीच का मतलब मीन हमारा कौन सा है। देखो मीन जो निकाला है, मीन तो आपका 32 आया है ना। मीन कितना है आपका, यहाँ पे इसको मीन, इसी को मीन बोलते हैं। ठीक, मीन आपने निकाला तो आपका मीन जो है आपका 32 आया है आपका। चलो इस जितने भी हैं सबके एक एक न्यूमेरिकल करवाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा ना। एक एक न्यूमेरिकल जब ये क्लासेस आपकी पूरी ओवर हो जाएगी तो हम रखेंगे 2 दिन में आपके न्यूमेरिकल कराएंगे ना। 2 दिन इन द सेंस मान लो 3 क्लासेस में, 3 और 3 6 क्लासेस में आपकी पूरी के पूरे न्यूमेरिकल हम करा देंगे आपको। ठीक है, जो अभी आपका K21 और K20 आपका आता है उससे सवाल होगा आपका, और इससे सवाल होंगे। तो ये सब के सब पूरे हम रिलायबिलिटी के पूरे हम लगवा देंगे उसमें सवाल। पिछली बार भी जैसे लगवा था इस बार भी वैसे ही सवाल लगवा देंगे आपके। अभी तो इसमें आपको टी भी आएगा, एफ भी आएंगे। अभी आपके सिलेबस में जो है वो बता देते हैं। अभी आपके सिलेबस में जो है हम बता दें क्या क्या कराएंगे। जैसे आपका टी टेस्ट देखो क्या कराना है हमें। अब सबसे लास्ट में क्या कराना है मैं आपको पहले बता दूं। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ठीक है, और आपका काई स्क्वायर, ठीक है, इतने हैं। और एफ टेस्ट, एनोवा जो है ना, एनोवा एफ टेस्ट, ये 4 सवाल इसके हुए। फिर आपके K20, K21 और आपके इसके क्वार्टाइल का एक लगा, वो आपका क्वार्टाइल डेविएशन का एक लगवा रहा है। तो ऐसे करके सब सवाल जितने भी आए एग्जाम में सब के सब लगवा दिए जाएंगे आपके। क्लियर है पॉइंट, बताओ। जी सर। सर ये जितने भी आपने बताया है, क्वार्टाइल हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, वेरिएंस हुआ, ये किस टॉपिक में आते हैं? मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में? हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं आपके। मतलब कुल मिला के इसको इसमें नहीं, ये आपको डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस में आता है आपका। डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस में आता है, लेकिन जब आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते तो उसमें भी आपको ये सब चीजें पूरी की पूरी चीजें मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये डाटा का फैलाव है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में आपको मात्र 3 चीजें पढ़नी होगी। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा इसमें आपको मिलता जाता है ना। जैसे ग्राफिकल डाटा बना तो ग्राफिकल अलग चीज होता है, ये फिड्यूसी लिमिट है इसको अलग बनाना पड़ता है। ये सब चीजें आपको इसी के अंतर्गत आएगी। आप पूछ रहे हो कि ये जितनी भी चीजें बताई गई किसके अंतर्गत आएगी, तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस के अंतर्गत आएगी। जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी आपकी 3 चीजें आती है, मीन, मीडियन और मॉड केवल आती है। ठीक है सर, ये जो पूछ रही है ना, तो इनका मतलब ये कहने का है कि जितना आपने बताया है ये सब किसमें आता है? तो ये सब मेजरमेंट का है। हाँ, ये मेजरमेंट का है। मेजरमेंट में, हाँ ये है मेजरमेंट का है, मेजरमेंट की। और मेजरमेंट में जैसे सीटी है टॉपिक, फिर उसमें डेविएशन है, वेरिएंस है, और ये जितने सर ने टेस्ट बताए हैं, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, और उस पे आगे जो मेजरमेंट में पढ़ेंगे तो बहुत है। कोरिलेशन है, कोरिलेशन भी इसी में आएगा आपका। कोरिलेशन आएगा आपका, डाटा रिडक्शन। तो जितने भी न्यूमेरिकल पॉइंट होते हैं ना, न्यूमेरिकल पॉइंट सब के सब मेजरमेंट में आते हैं आपके, मेजरमेंट में जाते हैं। सब के सब। जैसे आप स्क्यूनेस पढ़ोगे, स्क्यूनेस भी है, कर्टोसिस है, कर्टोसिस भी इसमें आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सब इसमें आएंगे आपके। जी ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में 100% आना है। फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों में आना है। ठीक है, 2 के दोनों में आना है। सर ये तीनों पॉइंट नहीं पढ़ाएंगे, परिवर्तन ये सब बताए ना, इसके सब जब आपको न्यूमेरिकल कराएंगे उसी समय बता देंगे ना। जी। अभी फॉर्मूला कराएंगे तो फिर उसमें ये होगा कि नहीं समझ में आ रहा। जिस समय फॉर्मूला बताएंगे उसमें न्यूमेरिकल एक कराते आएंगे तो ऑटोमेटिक उस समझ में आ जाएगा आपका। जी जी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शाम को जब मिलेंगे, शाम को आप लोग प्रिपेयर रहिएगा टाइप 1 टाइप 2 एरर्स को पढ़ने के लिए ना। टाइप 1 टाइप 2 पढ़ेंगे, फिर सिग्निफिकेंस और पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द स्टेटमेंट टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे शाम को। ठीक है,
शाम की क्लास भी, सर। मतलब इस समय जितनी भी क्लासें हो रही है आपकी सब इम्पोर्टेंट है। सुबह वाली क्लास में मैंने हल बता दिया, टॉलमैन बता दिया, गैगनेस बता दी, उसमें जो जो पॉइंट्स आने थे सब के सब मैंने बता दिए। केवल सविता जी थी क्लास में, सुबह वाली क्लास में, और कोई नहीं था, लेकिन मैंने उसको बताया आपको क्लास को मिल गई होगी पूरी की पूरी। ठीक है जी सर। चलिए सर